लेकिन गाइज आपके आईपी मैट इंदौर की अगर आप बात करो, है तो दोनों आईआईएम के लिए, उस पे पिछले 2-3 सालों में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर है। देन नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है। लेकिन उन 20 टॉपिक के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो कि ज्यादा सिलेबस भले तीनों एग्जाम का सेम है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का फर्क है, लेकिन क्योंकि गाइज जैसे कि आप देख रहे हो कि अब तो वो हर एस्पिरेंट जिन्होंने अभी सोचा है कि सर कि ये आईपी मैट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या होती है। हेलो एवरीवन, गाइज आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल आईपी मैट वाला बाय पीडब्ल्यू। और अभी इस माहौल में आपके दिमाग में एक चीज बहुत चल रही होगी, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है कि सर इतना वास्ट सिलेबस है आईपी मैट कॉन्ट का। गाइज और पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आज का जो सेशन है वो आईपी मैट इंदौर एस्पिरेंट्स के लिए है ना। आप अगर रोहतक एस्पिरेंट हो, आप अगर जिपमैट एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए भी डिक्टो इसी तरह मैं टॉपिक लेकर आऊंगा जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि गाइज जैसे कि आप देख रहे हो कि अब टाइम बहुत कम रह गया है, कई स्टूडेंट के हो तो जितना टाइम है उसमें भी 2 महीना, 1.5 से 2 महीना कम से कम बोर्ड एग्जाम में जाएगा। तो यार जो ड्रॉपर्स है खैर उनके लिए भी अब टाइम कम रह गया है। अब हम नहीं बोलेंगे कि पूरा साल रह गया है। किसी ने अभी प्लान बनाया होगा कि सर आईपी मैट दे देते, है ना, जेडब्ल्यू देने की सोच रही होगी या सीए करने की सोच रहे होंगे, लेकिन स्विच होकर अब आईपी मैट पे आ रहे हो। तो वो हर एस्पिरेंट जिन्होंने अभी सोचा है कि सर क्या हम अभी आईपी मैट क्रैक कर सकते हैं, और अगर हाँ तो अगर कॉन्ट को देखा तो ही डर लगने लग जाता सर इतना वास्ट सिलेबस है कॉन्ट का। इंदौर आईपी मैट इंदौर हमारा टारगेट है, लेकिन कौन सबसे बड़ा हर्डल लग रहा है रास्ते में। तो सर क्या वो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको हम थोड़े से ज्यादा प्रायोरिटी पे अगर कर ले तो कहीं ना कहीं कट ऑफ निकलने के चांसेस बन जाएंगे। तो यस गाइज, आज के वीडियो में मैं यही सारी बातें करने वाला हूं कि वो टॉप 20 टॉपिक्स दोस्तों कॉन्ट्स के जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे हो आईपी मैट इंदौर के लिए। अगर मैं फिर से बता दूं, आप अगर रोहतक या जिपमैट एस्पिरेंट हो तो आपके लिए वो 20 टॉपिक अलग रहेंगे। सिलेबस भले तीनों एग्जाम का सेम है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का फर्क है, लेकिन अगेन टॉपिक का वेटेज भी थोड़ा सा हल्का फुल्का अलग अलग है तीनों एग्जाम्स में, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइज, इसलिए मैंने पहले कहा कि इंदौर अगर एस्पिरेंट हो आप आईपी मैट इंदौर और आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, काफी दिनों से कर चुके थे बट बीच में काफी गैप आ गया, या इतना वास्ट सिलेबस फिर भी आपसे कोप अप नहीं हो रहा है, एनीथिंग है ना, कुछ भी अगर चल रहा है, तो सर कोई वो टॉप 20 टॉपिक आप बता सकते हो जो मोस्ट प्रायोरिटी पे अगर हम करें तो कट ऑफ निकलने में हेल्प हो जाए। वही बात मैं करूंगा, लेकिन वो बात करने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर कि यहां मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उन 20 टॉपिक्स के अलावा बाकी कुछ करो ही मत। यहां मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा गाइस कि इन 20 टॉपिक्स के अलावा बाकी सब ऑप्शन में डाल दो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बोल रहा हूं कि उन 20 टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे करो गाइज। कि ये आईपी मैट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या होती है, काफी अनसर्टन होती है, और जब चीजें अनसर्टन होती है ना तो अन्ना चारों ओर चौकन्ना होना पड़ता है। तो गाइज इसलिए मैं यहां पर आपको फिर से बता दूं कि मैं आपको जरूर बोल रहा हूं कि उन 20 टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे करो। कहीं ना कहीं वही वो 20 टॉपिक है जो आपको कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा गाइज अगेन एग्जाम इज अनसर्टन, एक हाथ 2 टॉपिक जो हम ज्यादा प्रायोरिटी पे सोच रहे थे उसके अलावा कुछ वो आगे जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, तो बाकी टॉपिक को क्या पूरा ही ऑप्शन में डाल दे, पूरा ही छोड़ दे? नहीं। लेकिन उन 20 टॉपिक के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो कि ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं, और उन बचे हुए टॉपिक्स के लिए क्या होनी चाहिए वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन इसलिए मैंने पहले क्या दे दी, संवैधानिक चेतावनी, डिस्क्लेमर, कि आपको बाकी टॉपिक्स भी करना है, लेकिन हाँ अब आप इस कश्मकश में जरूर हो ना कि सर यही नहीं समझ रहा कौन से टॉपिक हम ज्यादा प्रायोरिटी पे करें। पता चला हम किसी ऐसे टॉपिक के पीछे लग गए जिसको ज्यादा वेटेज ही नहीं, और हमने अपना 2 दिन उसी में गवा दिया। तो वो गलती इस क्रूशियल फेज में आपसे ना हो, इसीलिए आज का वीडियो दोस्तों। तो आपको पता है करना सब है, लेकिन उसमें भी उन 20 टॉपिक की मैं बेशक बात करूंगा जिनको ज्यादा प्रायोरिटी पे करना है, जिनको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी से करना है, एंड रिमेनिंग जो अदर टॉपिक्स है उनको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी से करना है। दोनों के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। तो अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। गाइज आपको आपका कॉन्ट का ओवरऑल सिलेबस तो पता है, इतना वास्ट है सर, ये तो भाई देख के ही डर लग रहा है। इसीलिए तो आज का वीडियो है ना यार, कहीं ना कहीं ये सिलेबस आप देखो, अरिथमेटिक एक सेक्शन है जिसमें इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, अलजेब्रा इतने सारे टॉपिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न एंड हायर मैथ्स। अगेन गाइज अगर इन टॉपिक्स को आप काउंट कर लो ना तो टोटल 40 टॉपिक्स है। कितने टॉपिक्स है टोटल? 40। लेकिन मैं आज आपसे बात कौन से टॉपिक की करूंगा? सिर्फ 20 टॉपिक की। मतलब देखो आपका 50% लोड कम कर दिया है। ऑफ कोर्स रिमेनिंग 20 टॉपिक भी करना है, लेकिन एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी से जो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा।
और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक, और ये गाइज ये 20 जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने डिस्क्लेमर में आपको बताया नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस लाया है वो ऐसे ही अपने मन से नहीं लाया है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके नहीं लाया कि जिस भी टॉपिक पे 80-90 पूरे 100 आया मैंने वो उठा लिए। ये मैंने पिछले 3-4 सालों के एक ओवरऑल पैटर्न से समझा है। ठीक है, आप पिछले 3-4 सालों में आईपी मैट इंदौर ने जिन जिन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उस हिसाब से लाया हूँ। जो टॉपिक मैं टॉप 20 में नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन पे कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, लेकिन 3 सालों में हार्डली एक आध बार पूछा है, इसलिए उनको हम लिस्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, है ना। और वो जब एक आध बार पूछा है तो इस बार भी पूछ सकती है, इसलिए मैं फिर से बोलूंगा ऑप्शन में कुछ नहीं डालना है, लेकिन इन 20 टॉपिक की जो मैं आगे बात करने वाला हूं अगली स्लाइड में, उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे करना है। तो पहले तो गाइज ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस, और इस फेज में आप ऑलरेडी सिलेबस को जानते होंगे, और अगर आप में से कोई नहीं जानता होगा तो इसलिए मैं पूरा एक टेबल आपके सामने लाया हूं। लेकिन इन 40 टॉपिक में से वो 20 टॉपिक कौन से जो सर हमें कट ऑफ क्लियर कराने में हेल्प कर देंगे, तो वो 20 टॉपिक है गाइज ढांटेड। अच्छा सर ये प्लान 1 क्या है? यस, ये प्लान 1 और प्लान 2 भी बताऊंगा मैं। 20 टॉपिक में मैंने 19-20 का फर्क किया है। आपने भी हाउसफुल मूवी आई होगी, देखा होगा, हाउसफुल ए हाउसफुल बी बराबर, जिसमें ए में कोई अलग विलन है, बी में कोई अलग विलन है, एंड में सर सस्पेंस में, है ना। तो उसी तरह गाइज यहाँ पर भी एक हल्का सा चेंज है, मतलब आज एज पर योर स्ट्रेंथ मैं चाहूंगा कि ये है वो 20 टॉपिक्स जो कि आप मोस्ट प्रायोरिटी पे करें। लेकिन उसमें भी किसी स्टूडेंट का एक दिक्कत हो सकता है, वो है हायर मैथ्स, कि सर हायर मैथ्स से बड़ा डर लगता है। वो मॉडर्न मैथ्स जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी है ना, सेट्स है, वो सीक्वेंस सीरीज है, वो तो भी हो जाते हैं, लेकिन हायर मैथ्स से बड़ा डर लगता है सर ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ना हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए प्लान 2 है कि अगर आप ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ रखा है, 10th तक अगर आपका मैथ्स है तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज से हल्का फुल्का फैमिलियर होंगे, पीएनसी से फैमिलियर होंगे, प्रोबेबिलिटी से हल्का फुल्का फैमिलियर होंगे, लेकिन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से नहीं होंगे ना आप, अगर 10th तक ही मैथ्स था तो ऐसी केस में आप अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जैसा टॉपिक पूरा नए से शुरू करना चाहो, वो भी इस टाइम जोन में जो कि बहुत लिमिटेड बचा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी बहुत टाइम गवा दोगे। तो इसलिए प्लान 2 है जहां पे मैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को हटा के कोई एक टॉपिक और ऐड करूंगा, अरिथमेटिक फैमिली का। गाइज ये रहे वो टॉप 20 टॉपिक्स। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप 40 टॉपिक देखो जो कि आपके सिलेबस में है, अगेन यहाँ पे कुछ चीजें आप बेशक बोल सकते हो, सर सीक्वेंस एंड सीरीज तो हमने देखा है अलजेब्रा में आता है, सर बायनोमियल थ्योरम हमने देखा है अलजेब्रा में आता है। मैं फिर से आपको बता दूं गाइज, ये कोई भी स्टैंडर्ड प्रूवन नहीं है कि सीक्वेंस एंड सीरीज को आपको अलजेब्रा में लेना है, बायनोमियल को अलजेब्रा में लेना है। ये हर एक बुक टू बुक, हर एक कोचिंग टू कोचिंग वेरी करता है कि कौन सा टॉपिक किस में पढ़ाता है। तो हमारा अगर आप प्लानर भी देखो, अगर आप हमारी किसी पेड बैच में हो तो हम हमेशा सीक्वेंस एंड सीरीज को मॉडर्न हायर मैथ्स में कवर करते हैं, बायनोमियल को वहां कवर करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट गाइज। ये रहे वो टॉपिक्स जो हम अरिथमेटिक में लेते हैं। अलजेब्रा में ये सारे टॉपिक्स हम लेते हैं, जिसमें फंक्शंस हम बेशक लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं, देन लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सो ऑन, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस फंक्शन, देन नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कई लोग हायर मैथ्स में लेते हैं, कई लोग अलजेब्रा में लेते हैं, है ना। तो बट गाइज हम ज्योमेट्री में लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टॉपिक कुछ भी नहीं छूटा है, टॉपिक सारे कवर है। उसमें से वो टॉप 20 टॉपिक जो कि प्लान 1 के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने लाए हैं गाइज, तो ये है अरिथमेटिक के। आप देखो जिसमें आपको वो मिक्सचर एलिगेशन और एवरेजेस नहीं दिख रहा होगा, और हालांकि सर हमने एक साल में एवरेज का क्वेश्चन तो देखा था। मैंने कहा है ना, मैं जो टॉपिक नहीं ले रहा हूँ इट डजंट मीन कि वो टॉपिक पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट बहुत रेयर, मतलब एक साल आया है एक आध क्वेश्चन, तो अगले साल बिल्कुल ही नहीं आया है। मिक्सचर एलिगेशन भी एक आध बार आया है, उसके बाद बिल्कुल ही नहीं आया है। ऐसा हुआ है, इसलिए उनको मोस्ट प्रायोरिटी में क्यों रखे, राइट तो इसलिए उनको छोड़ना नहीं है, बट उनको एक अलग स्ट्रैटेजी से कम टाइम देना है, बस एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी प्रैक्टिस इनफ है, बट इन 20 टॉपिक के पीछे जान लगानी है। तो ये रहे अरिथमेटिक, रेशो, परसेंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो। कई बारी रेशो पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आए हैं इंदौर में, है ना, जो कि आज का वीडियो बेसिक इज ऑल अबाउट इंदौर। तो आईपी मैट इंदौर में रेशो पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आए, बट रेशो डेटा में यूज होता है। रेशो डीआई वाला केस आता है ना, जो इंदौर के इसमें कंपलसरी आता ही है, तो उसमें यूज हो जाता है, इसलिए रेशो करना है। परसेंट इंपॉर्टेंट है, सिंपल कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, अलजेब्रा ये सबसे डोमिनेटिंग है। पिछला साल अगर देखो, अरिथमेटिक और अलजेब्रा लगभग सेम वेटेज में चल रहे थे, पिछले साल में गाइस ये ड्रास्टिक बदल गया,
है ना। पिछले और पिछले से पिछले साल यानी 2024 और 2025 ये दो आईपी मैट देखो तो अलजेब्रा ये ज़्यादा डोमिनेटिंग बन गया है। 2023 तक आप देखो दोनों लगभग सेम थे, लेकिन 2024 एंड 25 में अलजेब्रा ज़्यादा डोमिनेटिंग बन गया है और इस वजह से अलजेब्रा की ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमें करना है। इनइक्वालिटीज़ जो कि हम वेवी कर्व मेथड, याद होगा आपको, इनइक्वालिटीज़ में हम वेवी कर्व मेथड देखे, उस पर पिछले 2-3 सालों में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, ना के बराबर है, जीरो है। तो वो वेवी कर्व में इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है अगर उस पर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो, है ना। अगेन ये आईपी मैट इंदौर की बात चल रही है, एग्जाम टू एग्जाम चीज़ें वेरी करती है। मैंने कहा जब आप रोहतक की, आप अगर आप चाहते हो कि मैं रोहतक की भी सेम इसी तरह टॉप 20 टॉपिक्स आपको दूँ तो कमेंट करना, जिप मैट के चाहिए तो कमेंट करना, जो भी चीज़ आपको चाहिए ना कमेंट करो, हम वो कमेंट पढ़ते हैं और उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। ये भी इनफैक्ट आप बच्चों की डिमांड पर ही वीडियो लाया गया है कि सर इस मोमेंट पे इतना सब तो हो नहीं रहा है, कौन से वो टॉपिक है जो हम करने चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। सो गाइज यहाँ पर अलजेब्रा काफ़ी डोमिनेटिंग है, इसलिए अलजेब्रा के साथ हम मस्ती नहीं कर सकते। अलजेब्रा में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए। इनइक्वालिटीज़ खासकर वो वेवी कर्व पे पिछले 2-3 सालों में नहीं आया है, इसलिए उसको हमने नहीं छुआ है, तो इसलिए उसको आप टॉप प्रायोरिटी से हटा सकते हो। देन नंबर सिस्टम में फैक्टर्स रिमाइंडर पे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको फैक्टर वाली ट्रिक पता है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम पता है दोस्तों, है ना, फॉर्मेट थ्योरम वगैरह, तो इन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हमने अपने क्लासेस में भी देखे हैं। तो ये नंबर सिस्टम में बाकी ज़्यादा इंदौर के लिए तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेलिंग जीरो, मैक्सिमम पावर, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में तो बिल्कुल नहीं। ज्योमेट्री में ऑफकोर्स 2D ज्योमेट्री, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल एंड सर्कल है। क्वाड्रिलैटरल पॉलीगॉन पे एक आध क्वेश्चन 2-3 सालों में आ जाता है ना, 2 साल में एक आध क्वेश्चन, लेकिन अगेन इसलिए उसको टॉप प्रायोरिटी में हम नहीं रख सकते। ट्रायंगल सर्कल पे बेशक आते हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड मॉडर्न हायर मैथ में गाइस पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना। मैं अगेन एग्जाम टू एग्जाम चीज़ें वेरी करती है। वो ये कैट एग्जाम की अगर आप बात करो ना तो वहाँ पीएनसी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो चुका है, वेटेज 0 या एक आध क्वेश्चन, पूरे 3 स्लॉट में एग्जाम होती है वो। लेकिन गाइज आपके आईपी मैट इंदौर की अगर आप बात करो, है तो दोनों आईआईएम के लिए, तो इसमें पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, सेट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीक्वेंस सीरीज पे आ जाते। सीक्वेंस सीरीज ने तो बवाल किया है 2025 में। 2025 में सीक्वेंस एंड सीरीज पे 4 से 5 क्वेश्चन थे गाइज, तो इसलिए उसको आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हो। मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट इज अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर साल। तो इसलिए, पर जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अब तक मैथ्स को छुआ ही नहीं है आफ्टर 10th, तो मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट तो आपके लिए पूरा नया टॉपिक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसमें मैं एक प्लान 2 जरूर लाया हूँ, और ये है प्लान 2, जहाँ मैं ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा में कोई डिफरेंस नहीं किया हूँ मैंने। आप क्लियर देख रहे हो, यहाँ पे मैं टाइम एंड वर्क पे रुक गया था। आपके दिमाग में एक टॉपिक जरूर आया होगा, सर एलिगेशन मिक्सचर की, एवरेजेस की तो आपने बात कर ली कि उस पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस भी दिख नहीं रहा है गाइस। पता है मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस इतना वास्ट, इसमें आप बहुत चीज़ें पढ़ते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन, बोट, लीनियर रेसेस, सर्कुलर रेसेस, और उस पर हार्डली एक हाथ क्वेश्चन आ जाता है। इतना सब पढ़ के अगर एक हाथ क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो फिर इतना टाइम हम उसको क्यों दे। आता ज़रूर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आता, बट एक हाथ क्वेश्चन आता है तो जिस हिसाब से वो टाइम हमसे डिमांड कर रहा है उस हिसाब से उसका वेटेज नहीं है। वही टाइम, जितना टाइम इतने कॉन्सेप्ट पढ़ने में मैं एक चैप्टर को दे रहा हूँ, उतने टाइम में तो यार मेरे यहाँ पे 2-3 टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए गाइज वो भी मैं सारा चीज़ें सोच समझ के, ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी 20 टॉपिक लिख लिए। पिछले 3-4 सालों का एनालिसिस, सारी बातें जो टाइम आपको डिवोट करना है किसी भी टॉपिक के लिए, वो वर्थ है कि नहीं उस टॉपिक के लिए, वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए मैं लाया हूँ। तो इसमें से वो टॉपिक हटा दिए गए हैं जिन पे हार्डली कभी पूछा जाता है, तो कभी बिल्कुल नहीं पूछा जाता, कभी पूछा जाता है, कभी बिल्कुल नहीं पूछा जाता। ऐसे टॉपिक मैंने हटा दिए। साथ में ऐसा एक आध 2 टॉपिक भी मैंने हटाया है, जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिन पे एक क्वेश्चन तो आता ही है, बट जितना टाइम वो उसके लिए लगता है प्रिपरेशन के लिए, उतना वो वर्थ नहीं है। तो फिलहाल के लिए इसलिए हटाया। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट अगर आपके लिए पूरा नया है और इस मोमेंट पे आप नहीं कर सकते हो, तो इसको हटा दो और उसके जगह टाइम स्पीड डिस्टेंस आप कर दो। वही चेंज मैंने प्लान 2 में किया है। क्योंकि अरिथमेटिक के मैक्सिमम लोगों की स्ट्रेंथ होती है, बट हायर मैथ्स, ये खासकर जिनका 11-12 में मैथ्स नहीं, उनके लिए वीकनेस होती है। तो इस केस में आप इसको हटा सकते हो गाइस, बट उसके जगह फिर एक टॉपिक करना होगा, है ना। तो ये है वो टॉप 20 टॉपिक गाइस। 40 में से वो 20 टॉपिक, एक तो आप इससे जाओ एज पर योर स्ट्रेंथ। लेकिन मैं सजेस्ट पहले ये प्लान करूंगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के साथ वाला।
अगर बाई चांस ये बिल्कुल ही आपके लिए टफ है तो फिर आप ये प्लान 2 से जा सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे 1 आ जाता है, तो एक हाथ क्वेश्चन का कॉम्प्रोमाइज़ है, इसलिए मैंने प्लान 1 को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, प्लान 2 को सेकंड, और ये है वो टॉप 20 टॉपिक जिनको बेहद ज़्यादा प्रायोरिटी पे करना है, जो आपका कट ऑफ निकाल देंगे, पूरी तरह हेल्प करेंगे। अब गाइस तो सर फिर इनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? और आपने कहा बाकी टॉपिक बिल्कुल ऑप्शन में नहीं डालना, यस, उसका डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे चुका हूँ, बिकॉज कैट इज वेरी अनसर्टन। तो बाकी टॉपिक अगर ऑप्शन में नहीं डालना है तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इन टॉपिक्स की क्या होनी चाहिए? तो पहले तो इन टॉप 20 टॉपिक्स का मैं प्लान ऑफ एक्शन आपको बता दूं तो सबसे पहले तो आपको उसके लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं। आप अगर हमारी बैचेस में हो तो लाइव क्लासेस हम लेते हैं, वो अटेंड करो। फिर अगर उसमें से कोई चीज़ें नहीं समझे तो रिकॉर्डिंग देखो, अगर सारी चीज़ें समझ भी जाए लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो एक बार पूरी रिकॉर्डिंग देखो। यानी जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपने लाइव क्लासेस और उसकी रिकॉर्डिंग जो कि अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो उसको यूज़ करना है। सर हम तो आपकी किसी भी बैच में नहीं है। गाइज अगर आप किसी बैच में नहीं भी हो तो भी इस अपने यूट्यूब पे खजाना पड़ा है। हमारी फाउंडेशन बैच है, एस्पायर बैच है, एसेंशियल बैच है, तो हमने लेवल अप करते करते काफ़ी सारा कंटेंट टॉपिक वाइज आपको दे दिया है। तो जो जो टॉपिक मैंने मेंशन करे उन सारे टॉपिक पे आपको अपने इसी चैनल पे वीडियोस भी दिख जाएंगे, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थ्रू लाइव क्लासेस, थ्रू रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके बाद जो क्लास नोट्स होती है ना, जिसके दम पे हम आपको पढ़ाते हैं, वो पीपीटी जो अनोटेटेड नोट्स के साथ आपके पास आपके इसमें आ जाती है ऐप में, है ना, तो उस नोट्स को फिर से खुद के दम पे करो। क्योंकि लेक्चर में आपने फैकल्टी के हेल्प से किया है, लेक्चर के बाद जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे, रिकॉर्डिंग देख के सारी चीज़ें समझोगे, लाइव क्लास करके सारी चीज़ें समझोगे, और उसके बाद जब सेशन नोट्स खुद के दम पे करोगे ना, तब जाके मानना कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों जो हम डीपीपी देते हैं आफ्टर एवरी सेशन वो करना, और आईपी मैट पीवाईक्यूज। अब इंदौर की बात चल रही है तो इंदौर के पिछले 3 4 5 सालों के, कम से कम 4 सालों के पीवाईक्यूज कर लेना है, साथ में डीपीपी भी। उसके बाद अभी भी रुकना नहीं है क्योंकि वो टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक है। उसके बाद क्या करना है? अच्छा, जो भी आप पढ़ते चल रहे हो, जो भी आप सॉल्व करते चल रहे हो, प्रैक्टिस करते चल रहे हो, उसके साथ साथ अपनी एक हैंड रिटन नोटबुक बनाना शुरू करो। उस हैंड रिटन नोटबुक में क्लास में अगर आपने कोई भी नया फॉर्मूला, नया अप्रोच, नया प्रॉपर्टी, नई एग्जाम्पल सीखा है वो उसमें लिखो। प्रैक्टिस करते समय डीपीपी में या पीवाईक्यू में कुछ नई चीज़, एकदम से नया अप्रोच आपके सामने आया वो उसमें लिखो, क्योंकि वो नोट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप उसमें पूरी तरह फैमिलियर और कॉन्फिडेंट बनोगे। क्योंकि नई चीज़ें एक बार में नहीं होती, वो 3 4 5 दिन के लिए आपकी मेमोरी में रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। तो वो आपकी आंखों के सामने कैसे रहेगी? अपने हैंड रिटन नोटबुक से। और उसको जब आप बार बार सिर्फ 10 मिनट देखोगे, 10 मिनट रूल, तो आपको क्या होगा? वो सारी बातें गो थ्रू होती रहेगी। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेस रिपीटेशन या मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी। स्पेस रिपीटेशन मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद उस नोटबुक को देखते रहना, या फिर मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स उस नोटबुक को देखना है, इससे आपकी रिवीजन होते रहेगी। ठीक है। एंड गाइस डू एक्स्ट्रा प्रैक्टिसिंग टिल यू गेट द कॉन्फिडेंस। किसी किसी टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस बड़ा जल्दी आएगा, डीपीपी, पीवाईक्यू, सेशन नोट्स ये सब करके हो जाएगा। कोई टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस बड़ा धीरे से आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। उसके लिए हमारी बुक्स है, आईपी मैट की बुक्स है दोस्तों, ठीक है। तो आप पीडब्ल्यू की जो बुक्स है आईपी मैट की हम देते हैं वो भी ले सकते हो। इंटरनेट पे कई सारा डेटा है, वहाँ से ले सकते हो। तो आपको बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहना है। वो टॉपिक पे जिस पे कॉन्फिडेंस आया उसकी भी करना है, लेकिन जिस पे कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है उसकी तो ज़्यादा करना है, ठीक है, उसकी तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटेम्प्ट टॉपिक वाइज एंड सेक्शनल टेस्ट। गाइज उन टॉपिक्स को लेकर टेस्ट भी अटेम्प्ट करना शुरू करो, सो दैट प्रैक्टिस में तो आपसे हो रहा है, लेकिन क्या वो सही टाइम में हो रहा है ये आपको समझेगा टेस्ट से। एक्यूरेसी तो आ रही है, लेकिन क्या वो सही टाइम में आ रही है? क्योंकि एक्यूरेसी और टाइम दोनों का तालमेल है ना यार, अगर इंदौर क्रैक करना है आपको आईपी मैट तो इसलिए वो आपको टेस्ट से समझेगा। तो उन 20 टॉपिक के लिए अगर मैं आपको समरी में बता दूं, क्लासेस देखो, सेशन नोट्स करो, डीपीपी, पीवाईक्यूज करो, अपनी हैंड रिटन नोटबुक बनाना शुरू करो, उस नोटबुक को बार बार रिवाइज करना शुरू करो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक ईजी गए हैं उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बुक से करो, इंटरनेट से करो। और अगर मान लो कि उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो उन टॉपिक्स की जो थोड़े से वास्ट है, उन पे कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आया। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देना। तो ये तो बात हुई
उन टॉपिक की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लान ऑफ एक्शन फॉर रिमेनिंग टॉपिक। रिमेनिंग टॉपिक में बस क्या करना है, लेक्चर तो देखना ही, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझेगा कैसे। उसके बाद उसकी सेशन नोट्स अटेंड करना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके डीपीपी और पीवाईक्यू कर लो। दैट्स इट, दैट्स इट। उसके लिए कोई हैंड रिटन नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। उन 20 टॉपिक को स्पेशली रखो उस नोटबुक में जिनको रिवाइज करना पड़े, उसमें बाकी ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या स्टार्ट करने की सोच रहे हो। वो बच्चा जो जून जुलाई अगस्त से डटा हुआ है, सर हमने तो सारे टॉपिक की हैंड रिटन नोटबुक बना ली। भाई तू बिल्कुल सही किया है, तूने तो पूरा सिलेबस ही करना है, तू तो रिस्क ही मत ले। ये तो एक सेवेज वीडियो है उन बच्चों के लिए जो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करे। जो बच्चा पहले से सब कर रखा है वो तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे है, तो आपके लिए तो बिल्कुल सही है। तो जो स्ट्रैटेजी ये मैंने बताई है ये तो आपके लिए सारे 40 टॉपिक के लिए है, वो बच्चा जिसने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बट जो अभी सोच रहा है उसने एटलीस्ट इतना कर देना है। कोई सेक्शनल मॉक नहीं, मतलब फुल लेंथ मॉक तो आप डेफिनेटली एंड में दोगे, है ना। फुल लेंथ मॉक तो दोगे, उसमें तो सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, है ना, ऑफ कोर्स। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी पे वही जो कि हमारे इंपॉर्टेंट्स है। लेकिन सेक्शनल या ये देने की ज़रूरत नहीं है, बुक से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस उन रिमेनिंग 20 टॉपिक्स को प्रॉपर रिकॉर्डिंग या लाइव अटेंड करके कॉन्सेप्ट समझ जाना है। उसी सेशन नोट्स को एक बार खुद के दम पे करना है बिना देखे, और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज और डीपीपी कर लेनी है। जो हम आपको एवरी सेशन के बाद डीपीपी देते हैं ना, वो और पीवाईक्यू कर लेना, इनफ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डीपीपी में भी एक हाथ दो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो इतना ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है। उन रिमेनिंग 20 टॉपिक का, जो टॉप इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक है उनमें तो सारे क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, सेशन नोट उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, टेक्स्ट सॉल्यूशन से नहीं समझ रहा है, वीडियो सॉल्यूशन देखो। उन 20 टॉपिक पे तो जान झोंक देनी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी बुक से यहाँ से वहाँ से करना है। बट रिमेनिंग टॉपिक के लिए सेशन नोट्स, डीपीपी और पीवाईक्यू। ठीक है। अगेन गाइज, दिस इज द एंटायर जो भी आज का वीडियो है, जो भी आज का एनालिसिस है, ये डिपेंड करता है पिछले 3 साल के ओवरऑल डेटा से। बट कैट इज सॉरी आईपी मैट इज वेरी अनसर्टन, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी अनसर्टन। सो आप बिल्कुल इसको पत्थर की लकीर नहीं मान सकते, और यही डिस्क्लेमर मैंने स्टार्ट में दिया और अभी एंड में भी दे रहा हूं। तो आपको बेशक उन 20 टॉपिक के लिए जान झोंकनी है, बट टू बी ऑन सेफ साइड रिमेनिंग 20 टॉपिक्स को बिल्कुल ऑप्शन में नहीं डालना है। उनको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, थोड़ी सी प्रैक्टिस, सेशन नोट्स और डीपीपी पीवाईक्यू से इतना करके छोड़ देना है। मतलब एग्जाम में अगर उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप खत्म कर दोगे, है ना, तो आप बिल्कुल उसको खत्म कर दोगे। तो जैसे अब यार इतने सालों से रिमाइंडर फैक्टर पे आ गया, क्वेश्चन आ रहा है, वो मैंने आपको टॉप प्रायोरिटी में करने बोला, लेकिन इस बार मान लो ट्रेलिंग 0 पे आ गया, तो हल्का सा इतू सा कॉन्सेप्ट है यार, यूनिट डिजिट पे आ गया, तो एकदम छोटू सा टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है, तो खत्म ना यार, आप आराम से उसको करके कर सकते हो। तो ज़्यादा तवज्जो मत दो, बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सब ले लो सारे रिमेनिंग टॉपिक्स का भी, सो दैट एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया तो आपके लिए वो हेल्प हो जाएगी। बराबर। तो उन 20 टॉपिक में से कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो उसके बदले में आप इसको सेटल कर दोगे। तो इसीलिए मैंने वो बता दिया, जो 20 टॉपिक्स आपने, वो स्टूडेंट जो लेट शुरू किया है प्रिपरेशन, टॉप प्रायोरिटी पे करना है, और उसके अलावा जब टाइम बचेगा तो रिमेनिंग 20 को भी आपको किस तरह से करना है मैंने बताया। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगेन आपको अगर ये सेम टाइप के वीडियो इंदौर के लिए जैसे मैंने बनाया, रोहतक के लिए चाहिए, जिपमैट के लिए चाहिए, तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय, चक दे फट्टे।